अस्सलाम वालेकुम डियर पीजीज, कैसे हैं। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। तो इसमें काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैं अभी रिवील करने लगा हूँ और आप लोग सुने। इसमें सबसे पहले तो हम आरए को डिस्कस करेंगे। आरए बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आप लोगों को पता है फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, 3:1 की रेशो से होती है। 3:1 की रेशो, इसमें रेशो कितनी है? 3:1, ये पता होना चाहिए, फीमेल टू मेल रेशो। अब इसमें सबसे पहले ये हमने जब उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो ये इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, ऑटोइम्यून एक्यूट फेज रिएक्टेंट और प्रोस्टाग्लैंडिन नाइट्रोक्साइड, सारा कुछ वो पैथोफिजियोलॉजी आप पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाएंगे और वहाँ से कोई खातिर का एमसीक्यूज भी नहीं आते। आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके साथ कौन सा HLA DR एसोसिएटेड होता है, ये एमसीक्यूज आता है। तो इसके साथ है HLA DR4 इसके साथ एसोसिएटेड होता है और वो आप लोगों ने टिक करना है जब एमसीक्यूज आ जाए HLA DR4। उसके बाद जो इसकी पढ़ने वाली चीज़ है वो है ACR क्राइटेरिया। ACR क्राइटेरिया आई थिंक आप सब लोगों को आता होगा, जिसमें जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स को लेते हैं। अगर लार्ज जॉइंट्स 0 to 1 है या 1 है तो कोई उसका नंबर नहीं होता। इसी तरह 2 to 10 हो तो एक नंबर होता है। 3 स्मॉल जॉइंट की ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि स्मॉल जॉइंट जस्ट जो है वो 1 to 3 भी हो तो उसके 2 नंबर होते हैं। अगर 4 से ज़्यादा हो तो 3 नंबर। इसी तरह जो है टोटल जॉइंट्स जो है वो 10 से ज़्यादा हो और उनमें से एक स्मॉल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो तो ये 5 नंबर होता है। ये नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करने हैं। कभी कभी शायद दे, अभी तक कोई इस तरह का एमसीक्यू नहीं है। फिर भी तो इसमें ड्यूरेशन याद रखना है, 6 वीक से ज़्यादा का ड्यूरेशन है तो इसमें 1 पॉइंट है, अगर कम का है तो 0 पॉइंट है। इसी तरह सीरोलॉजी को जब देखते हैं तो रूमेटॉइड फैक्टर जो है पॉजिटिव, लो पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव, ये देखना होता है। लो पॉजिटिव के 2 स्कोर है और हाई पॉजिटिव के 3 स्कोर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो है वो CRP यानी कि रिएक्टेंट, एक्यूट रिएक्टेंट फेज, जो ESR एंड CRP देखते हैं। अगर वो रेज्ड है यानी अब नॉर्मल है तो उसका 1 पॉइंट है, अदरवाइज 0 पॉइंट है। तो टोटल तकरीबन 10 बन जाता है। उसमें से 6 या इक्वल टू 6 और मोर देन 6 हो तो हम कहते हैं इट्स अ डेफिनेटिव RA। दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी का क्राइटेरिया है और इसको ACR क्राइटेरिया बोलते हैं। अब आप लोगों को इसके बारे में, रूमेटोलॉजी के बारे में मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, 2 टेस्ट आप लोगों को मैंने अभी भी नाम ले लिए हैं। एक है इन्वेस्टिगेशन, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। What is screening test? Screening test is RF, rheumatoid factor। ये मोस्टली में ही पॉजिटिव होता है, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इज एंटी स्पेसिफिक। हमने कौन सा लिखना है? अगर स्पेसिफिक आपसे पूछता है तो एंटी सिट्रोनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, ACPA या एंटी CCP भी बोलते थे, अब ACPA इसको बोलते हैं। तो ये इसको टिक करना है, दैट इज स्पेसिफिक। एंड इवन डिजीज होने से पहले भी ये अपीयर हो जाता है, बॉडी में पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज स्पेसिफिक ACPA। एंड सेंसिटिव इज रूमेटॉइड फैक्टर। स्क्रीनिंग टेस्ट रूमेटॉइड, कंफर्मेटरी ACPA, साथ में एक्सरे भी करवाएंगे। अच्छा, रूमेटोलॉजी में जितने भी हमारे आज के पढ़ने हैं या वैसे भी हम पढ़ते हैं, उनमें ये एक्सरे की फाइंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो एक्सरे वाली फाइंडिंग भी रट लें मेरे ख्याल में आप लोग। एक्सरे सबसे पहले तो जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाती है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस सबसे पहले तो ये होता है। फिर जॉइंट एरूजन होती है, एरूजन ऑफ जॉइंट्स।
ठीक है, यानी कि एरोजन होगी, उसके बाद क्या होगा, नर्विंग हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, एरोजन हो जाएगी। इसी तरह सबलैक्सेशन हो जाती है। आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ सबलैक्सेशन होती है, हर एक के हैंड पे क्या क्या मैनिफेस्टेशन होती है। ये मतलब थ्योरी को लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू कोई नहीं है इसमें से, लेकिन अल्नर डेविएशन होती है, सबलैक्सेशन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट हो जाती है। तो ये एक्सरे पे भी सारी चीज़ें, लेकिन आजकल इतने अच्छे डीमॉड्स आ गए हैं, ये आप लोग फाइंडिंग बहुत लेस लाइकली देखते हैं। उससे पहले जो है ये काफ़ी पेशेंट आते थे, इतनी टिपिकल आर डिफॉर्मिटी बनी होती थी हैंड पे भी और सारे फीचर्स होते थे। अब आप लोगों को बहुत रेयर मिलेंगे क्योंकि डीमॉड्स आ गए। चले अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इसके पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर पे, जो आर के पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं वो कौन से हैं वो भी याद कर ले, फिर हम इसकी जो ड्रग्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, उससे भी पहले हमने एक चीज़ और याद करनी है कि चले हम ये याद करते हैं, ये फैक्टर पॉजिटिव हो, आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो, ये हम इससे लिख लेते हैं, आर एफ फैक्टर पॉजिटिव हो, एंटी सीपीए पॉजिटिव हो, एच एल ए डी आर 4 पॉजिटिव हो, ठीक है, इंसिडियस ऑनसेट हो, ऐसा ऐसा, और फीमेल पेशेंट हो, ठीक है, और एक्सरे के ऊपर एरोजन हो, अर्ली अभी प्रेजेंट किया हो तो उसके ऊपर एरोजन हो, तो पेशेंट के ये सारे एक्सरे पे एरोजन और एंटीसीसी पर ये सारे फीचर्स हो तो हम कहते हैं ये पुअर प्रोग्नोसिस होगी इस पेशेंट की। चले अब हम थोड़ी सी इस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। जो एमसीक्यूज आता है वो अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, इसमें से ये आ सकता है, ये आ सकता है, एक्सरे में से भी कोई फाइंडिंग दे सकता है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर से दे सकता है। लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, अब प्योरली जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम। ये डस्ट हो गया। अच्छा, अब हम इसके साथ साथ अभी मैं ये बता रहा था कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखनी है हमने। तो कॉम्प्लिकेशन जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो रीनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस है और उसके अलावा प्लूरल एफिजन है, न्यूल्स हैं, कप्लान सिंड्रोम है और उसके अलावा ओब्लिटरेंस है, यानी कि उसके निमोनाइटस है। अब निमोनाइटस आपकी मिथोट्रिक्सेट से भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है, तो इनमें से कोई वो बता सकता है कि ये नहीं है। आप जो ऑकुलर है वो ज़्यादा एक तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है और इसके अलावा ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन है। ऑकुलर में जो कॉमन है वो है केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। ये केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का जो है ये सबसे कॉमन है ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का यानी शॉग्रेन। केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का ये कॉमन है, और सिक्लेराइटिस होती है जो कि पेनफुल हो, और एपिसिक्लेराइटिस होती है पेनलेस होती है। तो ये भी आप लोगों ने ये चीज़ें सारी देखनी है। कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, केराटाइटिस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद edema एंड रीनल फेलियर, एडिमा के साथ आ जाता है लॉन्ग स्टैंडर्ड आरए का पेशेंट, तो क्या काज होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एमाइलोडोसिस हो जाता है ना इसमें, एमाइलोडोसिस। ये याद रखना है किसी आरए के पेशेंट को वैसे एडिमा होता है, लेकिन अगर पेरी ऑर्बिटल पफीनेस हो जाए, आपको ऐसे लगे जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस ये एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये एमाइलोडोसिस पिक करना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पिक करना है, रीनल फेलियर पिक करना है। ओके, एक और कॉम्प्लिकेशन इसकी आ जाती है कि ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट इनमें डबल हो जाते हैं, जस्ट लाइक टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, तो अब ये देखना है कि कौन कौन सी एआरए की एसोसिएशन है,
RA के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, कंडक्शन ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एटलेटो एक्सियल जॉइंट के बहुत सारे MCQs आए होते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको ना जो ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है और उसके साथ साथ बैकिंग भी हो रहा है और आर में नंबनेस हो रही है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे करंट जा रहा है। तो इसमें आप लोगों ने कराना होता है MRI सर्वाइकल स्पाइन। अच्छा, MRI स्पाइन नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन है। अगर पेशेंट आपका कोमिंग नहीं कर सकता, आपके पेशेंट को जो है ऊपर कुछ चीज़ उठाने में कोमिंग नहीं कर सकता या ऊपर से कुछ उठा नहीं सकता, तो ये भी इसका मतलब है कि इसको प्रॉक्सिमल मसल मायोपैथी भी हो सकती है क्योंकि स्टीरॉयड ले रहा है। अगर MRI सर्वाइकल स्पाइन नहीं लिखा हुआ तो सीरियल CRP भी करवा सकते हैं, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स करवाते रहेंगे तो वो भी हमें डिजीज़ एक्टिविटी का कुछ बताती है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। और इसके अलावा MCQs मिथो देते क्या है इनके ट्रीटमेंट में, मिथोट्रिक्सेट क्या करती है, निमोनाइटिस कर सकती है, बोन मैरो डिप्रेशन कर सकती है और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, इसलिए फोलिक एसिड साथ में देना होता है। और न्यूमोनाइटिस दे रहे हैं तो 3 महीने प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले 3 महीने बंद कर देनी चाहिए। कंट्रासेप्टिव देते रहे अगर पेशेंट जो है चाइल्ड बेयरिंग एज में है तो ये बहुत टेराटोजेनिक होती है, इसलिए इसका ये भी ख्याल रखना होता है। इसके अलावा लिफ्लोनामाइड वो भी मैलो सप्रेशन भी करती है, बोन मैरो सप्रेशन, उसको भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में सेफ है HCQ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विनीन, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि अब उसके हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विनीन का रेटिना में डेपोजिशन होती है, इसलिए रेटिनल आई एग्जामिनेशन उनका करना चाहिए। ये HCQ का आप लोगों ने याद रखना है, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विनीन का रेटिनल डेपोजिशन। इसलिए जो ये अगर आप इसको दे रहे हैं, मॉडल्स वगैरह को दे रहे हैं, उनकी आई ख़राब हो जाएगी, एक्ट्रेस जो है उनको ये HCQ ना दे, ठीक है। तो बाकी ये बहुत अच्छा टॉलरेट करती हैं। ये सारी ड्रग्स जितनी भी डिमॉड्स हैं इनसे नाजिया और वोमिटिंग ये होती रहती हैं और बोन मैरो डिप्रेशन भी मोस्ट ऑफ द टाइम करती हैं। एक होती है और एक एजाथायोप्रिन, एजाथायोप्रिन भी दे सकते हैं, लेकिन ये SLE के पेशेंट में ज़्यादा देते हैं और इसमें एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी देखनी होती है, TPT एक एंजाइम है ट्रांसफेरेज, उसको थायोप्रिन थाइमिडाइल ट्रांसफेरेज है, उसका पूरा नाम आप लोग देखिए। इसकी अगर एज़ोथायोप्रिन की टॉक्सिसिटी होनी है तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो एज़ोथायोप्रिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए ये टेस्ट इस एंजाइम का इसका थायोप्रिन थाइमिडाइलेट ट्रांसफेरेज का हम पहले ऐसे एंजाइम करा सकते हैं लेवल टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट करने के लिए। ये MCQs भी एक दफ़ा आया हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और डिमांड्स आप लोग, हाँ एक और कॉम्प्लिकेशन होती है फिल्टी सिंड्रोम, ये भी एक दफ़ा MCQs आया हुआ है फिल्टी सिंड्रोम्स का कि कैसे फिल्टी सिंड्रोम। आप लोगों को पता है RA का पेशेंट हो, स्प्लीनोमेगैली हो, उसमें न्यूट्रोपीनिया हो, साथ में लिम्फोपीनिया या WBC कम हो और लिम्फ नोड्स वगैरह हो और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी साथ में हो, तो ये भी इसको बोलते हैं फिल्टी सिंड्रोम। ये 3-4 चीज़ें इकट्ठे हो उसी को टिक करना है, RA, स्प्लीन, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये अगर चीज़ें हैं तो फिर हमारा क्या है, फिल्टी सिंड्रोम। तो फिल्टी सिंड्रोम आप लोगों ने देखना है, अमाइलोइडोसिस देखना है, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में मैंने इसके बारे में आप लोगों को तकरीबन सब कुछ ही बता दिया और कुछ डिमांड्स के बारे में भी बता दिया। साइक्लोफॉस्फेमाइड वो भी बड़ा डेंजरस होती है और उसको भी जो है उसके साथ हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट आप लोगों ने याद रखना है। और जो इसी तरह साइक्लोफॉस्फेमाइड है और लिफ्लोनामाइड है, ये सारे क्या है, डिमॉड्स हैं और डिमॉड्स के साइड इफ़ेक्ट में मैलो सप्रेशन सबसे पहले होती है। अगर कोई पेशेंट डिमॉड्स ले रहा था, उसको फीवर शुरू हो गया है, तो डिमॉड्स क्या करने हैं, बंद कर देने होते हैं उसकी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो रही है।
और डीमार्स इसलिए डेंजरस होते हैं। अच्छा, एजोथैप्रीन का ये TPMT है, मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, ये मैंने बता दिया। लिफ्लोनामाइड के बारे में, SCQ के बारे में बता दिया। एक चीज़ मैंने बतानी है, लिफ्लोनामाइड मैंने कहा है ये भी प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेशन है, इसको 2 साल पहले बंद करना होता है। मिथोट्रिक्सेट को हम 3 मंथ पहले बंद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी डिजीज की तरफ, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम कुछ देखेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आपकी एक्सरे का जो फाइंडिंग है वो क्या होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरे पे क्या मिलता है हमें, ये देखना है। एक्सरे पे जॉइंट स्पेस कम हो जाएगी, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, और इसके अलावा पेशेंट को सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिल सकती है, और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस हो सकती है। सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रल सिस्ट, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इसकी कॉमन है। और ऑस्टियोफाइट्स मिल सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सरे की क्या क्या फाइंडिंग होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में। जॉइंट स्पेस कम हो जाएगी, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस होगी, सबकॉन्ड्रल सिस्ट, और ऑस्टियोफाइट्स बने हुए होंगे। चले ये थोड़ा सा इसमें है, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व करती है, ये MCQ एक दफ़ा आया है। मोस्ट कॉमन नी जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व नी जॉइंट। और स्पेयर जॉइंट, ये भी एक दफ़ा MCQ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेयर विच जॉइंट, एंकल जॉइंट, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं स्पाइन, भाई स्पाइन में तो स्पैंडलोपैथी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ को तो स्पेयर नहीं करती, तो एंकल जॉइंट को स्पेयर करती है। तो ये आप लोगों ने एंकल लगाना है कि स्पेयर कौन सा करती है, और मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व है, वो है नी जॉइंट। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोगों को बताओ। एनाल्जेसिक यानी पैरासिटामोल, पैरासिटामोल प्लस जो अप्लाई करते हैं वो टॉपिकल इंसेट्स। कभी ओरल इंसेट ना लगाना, टॉपिकल इंसेट। सेकंड लाइन जो है वो है ओरल इंसेट, oral insect. Whenever you prescribe insect, you should prescribe PPI. ये चीज़ याद रखनी है, और ये इनकी सिवियरिटी का भी पता हो। तो ये फर्स्ट लाइन कैप्सेसिन भी दे सकते हैं, ग्लूकोजामिन, 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 कंड्रोटिन सल्फेट, ये देते हैं। कोई सिम्टोमेटिक कोई कंट्रोल होता है, किसी गाइडलाइन में है किसी में नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ये रिलीफ देते हैं, बुक में लिखा हुआ है। MCQ यही आएगा, मोस्ट कॉमन नी जॉइंट, स्पेयर, एंकल जॉइंट, और फर्स्ट लाइन पैरासिटामोल प्लस टॉपिकल इंसेट। ओके, ये जो आप लोगों ने एक्सरे की फाइंडिंग, एंड सेकंड लाइन इज ओरल इंसेट। ये दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज का हम अब आखिरी जो है वो पढ़ेंगे कि जो आप लोगों ने गाउट का, मुझे आप ये बताएं कि ये जो गाउट होती है कि इसमें एक होती है गाउट और एक होती है सूडो गाउट। इन दोनों के MCQs आए हुए हैं, सूडो गाउट के भी आए हुए हैं। सूडो गाउट में कौन सी होती है, कैल्शियम पैरोफॉस्फेट क्रिस्टल, ठीक है, CPT क्रिस्टल। और इसमें कौन होती है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, यूरेट क्रिस्टल। ये नीडल शेप होती है, ये रोम्बाइड होती है, CPT, ये कैल्शियम पैरोफॉस्फेट क्रिस्टल, और ये ज़्यादातर नी में होता है। और इसकी जो गाउट है ये आप लोगों को पता है बिग टो में ज़्यादा होती है। वाई बिग टो, और ये और जॉइंट क्यों नहीं इन्वॉल्व करती ज़्यादातर कि बिग टो में, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है ये लो टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट होती है। ये हार्ट से सबसे डिस्टेंट एरिया अगर देखा जाए तो वो क्या है, बिग टो है। तो डिस्टेंट एरिया पे ज़्यादा क्रिस्टल
विच वन इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन, के कहाँ क्रिस्टल नहीं होती? ओ भाई नियरेस्ट रीजन देखें, ब्रेस्ट पे क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? नीचे हार्ट पड़ा है, इतना पंप कर रहा है, वहाँ एक्टिविटी है, वहाँ तो प्रेसिपिटेट नहीं हो सकती। ये लेब्यूल में होती है, प्रेसिपिटेट हैंड में होती है। हर